हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स के वीडियो नंबर 2 में 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। स्पर्श में दो लेंसों की संयुक्त शक्ति है। तो समतुल्य लेंस पता होगा, उसका फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, जहाँ f1 क्या है पहले लेंस की और f2 दूसरे लेंस की फोकस दूरी। ये मान लिया दो लेंस इस तरह से है, दोनों को कांटेक्ट में रखा जाता है, तो उनका जो समतुल्य फोकस होता है वो इस फॉर्मूला से दिया जाता है। तो 1/f इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, p, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, p1 प्लस p2। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, फर्स्ट वाला, p इक्वल्स टू p1 प्लस p2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a lens is immersed into water then its power will। जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी में डुबाने पे पानी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष कम हो जाता है और उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है। फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण क्या होगा, P इक्वल्स टू क्या होता है 1/f। तो f बढ़ जाएगा तो पावर उसका क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर बी, डिक्रीजेज। नेक्स्ट है, समतल दर्पण की शक्ति होती है। तो समतल दर्पण का जो फोकस होता है वो अनंत पे होता है, तो यहाँ पे फिर P इक्वल्स टू क्या होता है 1/f और f क्या है, इन्फानाइट। तो 1/इंफिनिटी इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो इसका वैल्यू। तो पावर क्या हो जाएगा समतल दर्पण का, जीरो। ए हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। क्या होता है इसका, नीले रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णन मतलब होता है बिखराव। तो नीले रंग का प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है सबसे कम होता है, और जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है उसका बिखराव ज्यादा होता है, और ज्यादा जिसका होता है प्रकाश का तरंगदैर्ध्य वो कम बिखराव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट है, द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन। प्रकाश का पार्श्व विस्थापन निर्भर करता है, तो इसमें हो जाएगा सभी पर। कांच की मोटाई पर भी डिपेंड करता है, आपतन कोण पर भी, और कांच के अपवर्तनांक को, सभी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें मैंने डिटेल से बताया है। नेक्स्ट है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा f का वैल्यू कितना, प्लस 25। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे साइन को ध्यान में रखेंगे, चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो प्लस 25 सेंटीमीटर, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, तो P इक्वल्स टू 1/f होता है। यहाँ पे ये देखेंगे कि 1/f तभी होगा जब फोकस दूरी मीटर में होगा, और जब सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 100/f। तो 100/25 यानी कि 4 डायोप्टर। कितना हो गया, 4 डायोप्टर, प्लस 4 डायोप्टर। सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रिज्म में विचलन कोण निर्भर करता है। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिज्म के शीर्ष कोण पर भी डिपेंड करता है, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर भी, और आपतन कोण, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, विच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स द मोस्ट इन अ प्रिज्म। तो जैसा कि अभी हम बताएं कि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए उसका प्रकीर्णन भी और विचलन दोनों क्या होता है, सबसे कम। और नीले रंग का प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए उसका विचलन भी सबसे ज्यादा होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ब्लू। विचलन सबसे ज्यादा होता है ब्लू का और सबसे कम होता है लाल का। नेक्स्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म इज हाईएस्ट फॉर विच कलर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हाईएस्ट होता है ब्लू कलर के लिए। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर वायलेट कलर, सबसे नीचे कौन होता है, वायलेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी कलर के लिए, क्योंकि इसका विचलन सबसे कम होता है, विचलन सबसे ज्यादा होता है। तो विचलन ज्यादा होता है, इसका मतलब उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समपोषी व्यतिकरण की शर्त क्या है। तो इसके लिए
शर्त याद रखेंगे, पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लैम्डा के बराबर, जहाँ n का वैल्यू होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन, तो n लैम्डा। नेक्स्ट है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय। यंग के डबल स्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई किससे दी जाती है? तो बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ए है इसका ऑप्शन। जहां लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट, और स्मॉल डी क्या है, दो स्लिट के बीच की दूरी। तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये, फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन द पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। जब पथांतर लैम्डा बाय 2 का विषम गुणज होता है तो क्या होता है? तो ये विनाशी व्यतिकरण होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अभी हम लोगों ने बात किया एन लैम्डा होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लैम्डा बाय 2 का विषम गुणज होता है, यानी ऑड मल्टीपल्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिफ्रैक्शन, विवर्तन क्या है? तो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टेकल, किसी बाधा के चारों ओर प्रकाश का मुड़ना। जैसे ये मान लिया एक छोटा सा ऑब्स्टेकल है और इधर से लाइट आ रहा है, तो वो सीधा ना जा करके क्या होता है, वो यहाँ से थोड़ा सा बेंड हो जाता है, इधर आ जाता है लाइट। तो इसका जो जियोमेट्रिकल शेडो है वो छोटा बनता है, क्योंकि इस एरिया में लाइट एंटर कर जाता है, बेंड हो जाता है। तो इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है, द सेंट्रल मैक्सिमम इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज। सिंगल स्लिट विवर्तन पैटर्न में केंद्रीय अधिकतम, यानी केंद्रीय जो ब्राइट फ्रिंज होता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, उस वो कैसा होता है? तो वो चौड़ा और उज्जवल होता है, ज्यादा वाइड एंड ब्राइट। जो बीच वाला होता है वो ज्यादा चौड़ा और ज्यादा ब्राइट होता है, उसके बगल वाला कम होता है उससे, उसके बगल वाला उससे कम, और उसके बगल वाला उससे कम, इस तरह से दोनों तरफ होता है। तो सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज है वो सेंट्रल मैक्सिमम कहलाता है। नेक्स्ट है, इन अ डिफ्रेक्शन पैटर्न द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इज। विवर्तन पैटर्न में द्वितीयक अधिकतम की तीव्रता कैसी होती है? तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि सेंट्रल वाला का सबसे ज्यादा होता है, उसके बगल वाला जो है वो उसका कम होता है, फिर उससे कम होता जाता है। तो लेस देन द सेंट्रल मैक्सिमम हो जाएगा, केंद्रीय अधिकतम से कम होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या है, वो लाइट वेव्स के वाइब्रेशन को एक खास डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करने की या रिस्ट्रिक्ट होने की घटना को क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ लाइट वाइब्रेशंस इन वन प्लेन, प्रकाश कंपनों को एक तल में सीमित करना ही क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। विच टाइप ऑफ वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। तो इसके लिए होगा अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव्स को ही केवल पोलराइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ब्रिस्टर एंगल। ब्रिस्टर कोण क्या है? तो इसका आंसर ये है, एंगल एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज फुल्ली पोलराइज्ड। वह कोण जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवीकृत हो जाता है। जैसे ये मान लिया कोई प्लेन है, इधर सघन माध्यम है, इधर विरल माध्यम है, और यहाँ पे इस तरह से प्रकाश किरण जब आ रही है तो यहाँ से परावर्तित होता है। तो जब इस कोण का वैल्यू को बदलेंगे, इधर उधर करेंगे, तो ये भी इधर उधर होगा, छोटा बड़ा होगा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है वो पोलराइज्ड होता है। तो एक खास एंगल पे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे वो फुल्ली पोलराइज्ड हो जाता है। तो वह उस समय जो इंसिडेंट एंगल जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ब्रिस्टर एंगल। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत कहलाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है, अ कांस्टेंट सरफेस, अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज और फेज डिफरेंस। ठीक है, यानी फेज डिफरेंस होगा या कांस्टेंट फेज होगा, उस तरह का जो सरफेस होता है वो क्या कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। नेक्स्ट है, which type of diffraction occurs when the light source and screen are at finite distances। finite distance पे जब होता है तो वो क्या कहलाता है, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन कहलाता है, फाइनाइट डिस्टेंस। और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो वो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन कहलाता है, याद रखेंगे। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो फ्राउनहोफर, और फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो वो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है,
इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इंक्रीजेस इफ। तो देखें, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला के बारे में बात किया था, सेंट्रल मैक्सिमम का जो चौड़ाई होता है, विड्थ होता है, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो देखेंगे तरंग दैर्ध्य बढ़ने से क्या होगा, इसका वैल्यू बढ़ाना है हमको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि सेंट्रल मैक्सिमम का चौड़ाई इंक्रीज कब होगा, तो बीटा का इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, लैम्डा का वैल्यू को भी इंक्रीज करना होगा, तो भी बढ़ जाएगा। स्लिट की चौड़ाई घटती है, स्लिट का चौड़ाई ये है, तो स्लिट का चौड़ाई घटेगा तो भी ये बढ़ेगा, और दोनों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, दोनों। दोनों चीज होने से लैम्डा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो भी फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, और दोनों स्लिट के बीच की दूरी यानी स्मॉल डी को जब घटाएंगे तो भी फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगी। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस टू द डिफ्रैक्शन पैटर्न इफ द वेवलेंथ डिक्रीजेस। डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होगा, तो वेवलेंथ जब डिक्रीज होगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी, तो बीटा जो है यानी फ्रिंज विड्थ है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लैम्डा बढ़ेगा तो बीटा भी बढ़ेगा। यहाँ बोल रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो लैम्डा डिक्रीज होगा तो बीटा भी डिक्रीज होगा, यानी फ्रिंज क्या हो जाएगा, संकरा हो जाता है, पैटर्न बिकम्स नैरोअर। नेक्स्ट है, विच व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट पासिस थ्रू अ पोलराइड इट्स इंटेंसिटी, इसका इंटेंसिटी क्या होता है, आधा हो जाता है। पोलराइज्ड लाइट, जो फुल्ली पोलराइज्ड लाइट होता है उसका इंटेंसिटी आधा हो जाता है। व्हाट इज मेलस लॉ यूज्ड फॉर, तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मेलस लॉ को, यह ध्रुवीकृत प्रकाश की तीव्रता टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट का तीव्रता को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विच फेनोमेनन कैन नॉट बी एक्सप्लेन विदाउट कंसिडरिंग पोलराइजेशन, बिना पोलराइजेशन के हम किस घटना को नहीं समझा सकते हैं, तो ये क्या है, ये है ब्रिस्टर्स लॉ। ठीक है, विच फेनोमेनन कैन नॉट बी एक्सप्लेन विदाउट कंसिडरिंग पोलराइजेशन, तो ब्रिस्टर लॉ है वो पोलराइजेशन के लिए ही दिया गया है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेप डज द वेव फ्रंट हैव फॉर अ पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स अगर है, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट सोर्स है, यानी कि ऐसा पॉइंट सोर्स है जिससे कि लाइट निकल रहा है चारों दिशाओं में, इधर आगे पीछे ऊपर नीचे, तो ये कैसा होगा, एक फुटबॉल के जैसा वो फैलता हुआ जाएगा, तो यानी कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। नेक्स्ट है, हाइजेंस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेवलेट्स, ये किस पे वे है आधारित, वेवलेट्स पर आधारित है, वेव थ्योरी ही देता है ये। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट फॉर अ प्लेन वेव, प्लेन वेव के लिए कैसा होगा, तो उसका प्लेन होगा, वेव फ्रंट समतल होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज ब्रिस्टर एंगल, तो ब्रिस्टर एंगल वह कोण है जिसके लिए परावर्तन कोण, परावर्तित कोण क्या होता है, फुल्ली पोलराइज्ड हो जाता है, तो ये हो जाएगा द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज फुल्ली पोलराइज्ड। नेक्स्ट है, द फॉर्मूला फॉर ब्रिस्टर्स लॉ इज, ब्रिस्टर लॉ क्या बोलता है, बड़ा ही सिंपल सा चीज ये बोलता है, tan I इक्वल्स टू n होता है, यही ब्रिस्टर लॉ है, tan I इक्वल्स टू n, जहाँ I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एट ब्रिस्टर एंगल, ब्रिस्टर एंगल पर लाइट जब स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवीकृत हो जाता है, रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स फुल्ली पोलराइज्ड। नेक्स्ट है, ब्रिस्टर्स एंगल डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, तो ब्रिस्टर्स लॉ क्या है, tan I इक्वल्स टू n, यानी कि I पे और n पे दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक है, तरंगदैर्ध्य नहीं है, ये I नहीं है इसमें, तो यही आंसर हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। नेक्स्ट है, एट ब्रिस्टर्स एंगल द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर, क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज, इस तरह से मान लिया, इस पे अभिलंब डाल दिया है, ये है इंसिडेंट और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और क्या बोल रहा है, परावर्तित और अपवर्तित, और कुछ ये इधर अपवर्तित होता है तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड ये दोनों प्रकाश किरणों के बारे में बात हो रहा है, ये और ये, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट है, विच फेनोमेनन इज क्लोजली रिलेटेड टू ब्रिस्टर्स लॉ, तो ब्रिस्टर्स लॉ को किस पे है, ध्रुवीकरण पे है, पोलराइजेशन पे है। नेक्स्ट है, द फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज, क्या होना चाहिए,
0 होना चाहिए फेज डिफरेंस, तभी वो सेम फेज का होगा। नेक्स्ट है इन थिन फिल्म इंटरफेरेंस ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ड्यू टू। थिन फिल्म यानी कि बहुत पतला झिल्ली या फिल्म होता है, उस पे जो इंटरफेरेंस होता है वो क्यों होता है, तो किसके कारण होता है, वो पथांतर के कारण होता है, पाथ डिफरेंस के कारण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को उचित इंटरफेरेंस यानी उचित व्यतीकरण, यहाँ हस्तक्षेप नहीं व्यतीकरण कर लेंगे इसे, निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है, तो संगत स्रोत, समान आवृत्ति, समान आयाम, स्रोतों के बीच बड़ा अंतर। तो जो रिक्वायर्ड नहीं है तो संगत स्रोत तो चाहिए ही, और समान आयाम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आवृत्ति समान होना चाहिए, स्रोतों के बीच बड़ा अंतर होना चाहिए, लार्ज सेपरेशन बिटवीन सोर्सेज नहीं, ये लार्ज सेपरेशन होने से नहीं होगा इंटरफेरेंस, ठीक है, ये आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर मोर डिस्टिंक्ट इफ। हस्तक्षेप इसको ये कर लेंगे, व्यतीकरण कर लेंगे, व्यतीकरण फ्रिंज अधिक स्पष्ट होते हैं यदि स्रोत पास होते हैं, स्रोत संगत होते हैं, तरंगदैर्घ्य लंबा होता है, तीव्रता कम होती है, तीव्रता तो कम नहीं होगा, स्रोत पास होते हैं या स्रोत संगत होते हैं, तो कोहेरेंट होना चाहिए, यही कंडीशन ही है, कोहेरेंट होना चाहिए सोर्स, तो बी है इसका आंसर, ठीक है। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या है, उसका जो लाइट वेव्स है उसका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है या सेम फेज होता है, तो ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट को, ऐसे लाइट्स को क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू। तो फिर वही फॉर्मूला देखेंगे, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब ये किसके समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य और डिस्टेंस के बीच में, तो स्लिटों के बीच की दूरी नहीं, इसके तो व्युत्क्रमानुपाती है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी, प्रकाश और तरंगदैर्घ्य के बीच की दूरी दोनों है, यानी कि बी और सी, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ऑकर्स व्हेन। सिंगल स्लिट विवर्तन में पहला विवर्तन न्यूनतम तब होता है जब साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई ए होगा इसका आंसर, जहाँ ए क्या है यहाँ पे, ए हो गया डिस्टेंस। नेक्स्ट है इन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन द स्क्रीन इज प्लेस्ड, इसमें हो जाएगा अनंत पे, एट इंफिनिटी। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द डिफ्रैक्शन पैटर्न इफ द स्लिट विड्थ डिक्रीजेज। स्लिट विड्थ, तो अभी हम लोगों ने देखा बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, स्लिट विड्थ स्मॉल डी है, तो यह डिक्रीज होगा, तो बीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि जो सेंट्रल मैक्सिमम है उसका चौड़ाई ज्यादा हो जाएगा, तो बिकम्स ब्रॉडर, चौड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट द पोलराइजिंग एंगल द रिफ्लेक्टेड लाइट इज, क्या होता है, फुल्ली पोलराइज्ड, पूर्ण रूप से ध्रुवीकृत हो जाता है जब एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे लाइट इंसिडेंट होता है। तो द पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव्स दैट लाइट इज, प्रकाश का ध्रुवीकरण यह सिद्ध करता है कि प्रकाश कैसा है, ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डार्क फ्रिंज ऑकर्स व्हेन, क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, यानी 2n + 1 लैम्डा बाई टू होगा इसका आंसर, पाथ डिफरेंस इतना होगा, तो क्या होगा, डार्क फ्रिंज मिलेगा। नेक्स्ट है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज हाफ्ड, मतलब डी का वैल्यू है जो क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, तो बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो इस स्मॉल डी को आधा कर दिया जाता है, तो बीटा क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये आधा किया जा रहा है तो ये दोगुना हो जाएगा, तो हो जाएगा आंसर डी, सॉरी ए डबल्स। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द सेंट्रल मैक्सिमम इफ द स्लिट विड्थ डिक्रीजेस, स्लिट विड्थ को डिक्रीज करेंगे तो इट बिकम्स वाइडर, यह चौड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है हाइजेंस प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स, तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या क्या बताता है, प्रकाश का परावर्तन भी बताता है, अपवर्तन भी बताता है और विवर्तन, तीनों चीज बताता है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर। तो ये है 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, इसको जरूर नोट करेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, और इसमें
ये वाला जो क्वेश्चन है 46 नंबर का, द पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का ध्रुवीकरण यह सिद्ध करता है कि प्रकाश कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंग की होती है। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इसको याद रखेंगे। प्रकाश कैसी प्रकृति होती है, अनुप्रस्थ तरंग की, और ये कौन प्रूव करता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।